हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे सामान्य विज्ञान के जो हमारा टेस्ट नंबर 12 है वो करेंगे। इसके पहले हमने टेस्ट 11 तक कर लिया है, जिसमें हम डेली 35 क्वेश्चन शाम को 8 बजे करते हैं। तो अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें जरूर देख लीजिए। जो पिछले हमारे साइंस के क्वेश्चन हम डाले हुए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप मैथ्स क्लास भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मैथ क्लास पढ़ाई गई है और भी पढ़ाई जा रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो उसे आप लोग ज़रूर जाके एक बार देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हमारा है वो है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। यानी आपसे पूछा है कि किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पीला, बैगनी, नीला, हरा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बैगनी जो रंग होता है उसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। तो आपको बताना है कि किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यक्स किरणों की। यक्स किरणें जो होती हैं इनकी चुंबकीय तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है ज़्यादा होती हैं। क्योंकि ये यक्स किरण जो होती है आपकी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो इसी का आपसे पूछा था। इन 4 ऑप्शन जो हैं चारों आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो पूछा था सबसे अधिक किसकी होती है, तो सबसे अधिक आपकी किसकी होती है, यक्स किरणों की। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की, यानी जो प्रकाश की चाल है वो सबसे पहले किसने ज्ञात की। तो ये ज्ञात किया था रोमर ने। रोमर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों को, कि प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की। और आपको यही पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल होती कितनी है। तो ये आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। यानी जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें वस्तु को कहाँ रखा जाता है आपको बताना है। तो इसको रखा जाता है आपका लेंस और प्रकाश के बीच। कहाँ रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के बीच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो, जो प्रकाश होती है जब वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। तो ये जो उसकी तरंगदैर्ध्य होती है प्रकाश की वो घट जाती है, घटती जाती है। जैसे जाती जाएगी वैसे घटती जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, चूँकि वायु हमारा विरल माध्यम है और कांच जो हमारा है वो सघन माध्यम है, तो इसमें जब प्रकाश जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ वो घट जाती है, घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। यानी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हीरे से कांच में। जब हीरे से कांच में प्रकाश जाता है तो उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो उसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, प्रकाश तंतु जिसे फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, तो किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस पर आपके बहुत सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। जो आप लोग ईथरनेट वगैरह यूज करते हैं इसमें इसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, यानी प्रकाश तंतु का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर सेल। यानी जो सौर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है। तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डायनमो। डायनमो एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपको यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। तो सूर्य के केंद्र का ताप आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1.5 × 10⁷ केल्विन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया हुआ है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो सूर्य के केंद्र का दाब आपसे पूछा है।
आपको बताना है कि कितना दाब होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 × 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो इसका जो हमारा है, चूँकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 2 × 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता ये, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। जो आप लोग याद करते रहते हैं वो नहीं पूछा जाता, कुछ उसके हट के पूछ लेता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हट के पूछने वाले पे आते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, इसमें दिया हुआ है परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो किस पे आधारित है? परमाणु रिएक्टर आपको बताना है। तो ये आपका आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे, यानी जो परमाणु रिएक्टर होता है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो ये आपका आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम कार्य करता है। और जो हम नाभिकीय रिएक्टर में जो यूज करते हैं, भट्ठी में यूज करते हैं, वो हमारा वहाँ पे नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर होता है वहाँ पे, यानी कि कंट्रोल्ड होता है वहाँ पे, हम कंट्रोल करके यूज करते हैं। और जो हमारा परमाणु बम विस्फोट होता है वो अनियंत्रित होता है। इसको आप इस प्रकार याद कर पाएंगे, जो परमाणु बम होता है हम अनियंत्रित होकर उसको फोड़ देते हैं ताकि वो विनाश करता जाए। और जो भट्टी में जलाते हैं तो क्या होता है कि भाई हमें नियंत्रित रखना है, नहीं तो भट्टी में चलाए तो हमें भी उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो ये आपका आधारित है नाभिकीय संलयन पे। तो ऑप्शन ए जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, आपसे पूछा है क्वेश्चन 15 में। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा चतुर्थ संयोजी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ संयोजी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये किया था आपका जेम्स एंडरसन ने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एंडरसन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलाम जो आपका आवेश होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? तो आपको ये बताना है इसका 18 नंबर का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका ये हो जाएगा। रो पूछा है आपसे, रो के बारे में ये पूछा था, रो को दिखाते हैं प्रतिरोधकता को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया हुआ है, 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा आपसे पूछा है कितने के बराबर होता है, यानी कितने जूल या कितने कैलोरी के बराबर होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3.6 × 10⁻³ जूल। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो मैक संख्या का निर्धारण किसकी चाल के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले ऊपर एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ मिस्टेक था। हाँ देखिए, यहाँ पे 3.6 × 10⁻³ जूल दिया हुआ है। यहाँ पे जूल नहीं होगा, ये किलो जूल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये किलो जूल होगा, किलो जूल होगा। ठीक है, या फिर अब यहाँ पे 10⁻6 जूल होगा या फिर किलो जूल होगा। तो यहाँ पे आप किलो जूल बना लीजिए इसे, यानी 3.10⁻³ किलो जूल। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, यानी जो कार में जो बैटरी लगी होती है उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य उपस्थित होता है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसमें आपका उपस्थित होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है H2SO4। क्वेश्चन 22 देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 25 सेंटीमीटर, सबको पता होगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें दिया हुआ है इंद्रधनुष में
किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आपको बताना है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो आपने पढ़ा होगा विबग्योर या फिर बेनिआफिनाला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी इसमें शायद मिस्टेक है, इसमें इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बैगनी का जो है सर्वाधिक विक्षेपण होता है, इसलिए जो हमें बैगनी जो हम इसलिए जो लाइट यूज करते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो रेड यूज करते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, विक्षेपण ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हमें दूर से दिखाई देता है। लेकिन जो बैगनी होता है उसका जो है वो काफ़ी जो रंग होता है विक्षेपित हो जाता है, इसलिए हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम लाइट यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है व्यतिकरण का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला देखिए, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की पावर होती है, कितनी होती है? तो आपको बताना है। तो ये आपका होता है 0 डायोप्टर, चूँकि जो धूप का चश्मा होता है उसमें कोई पावर ही नहीं होती है, इसलिए जिसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसके लिए क्या रीजन है? तो उसमें रीजन है धूलकण। जो धूलकण होते हैं उससे टकरा के प्रकाश विसरित हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखिए, पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल का आपका इकाई पूछा है, तो ये दाब की इकाई है पास्कल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो किसके बीच? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कांच। यानी जब प्रकाश जब कांच में जो होकर जाती है तो उसकी जो गति होती है वो न्यूनतम होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो आपको बताना है जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा पहुंचती है, क्योंकि बीच में आपका कोई माध्यम नहीं होता है और एक ही ऊष्मा का वो तरीका है ऊष्मा संचरण का जिसमें कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आपका रेडिएशन यानी विकिरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है आपका उसमें थर्मोस्टेट का कार्य पूछा है आपसे। तो इसका कार्य होता है एक समान ताप बनाए रखना। ठीक है, एक समान ताप को बनाए रखना इसका कार्य होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक फाइनाइट में कितना होता है? फाइनाइट स्केल पर क्या होगा? तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 212। ठीक है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको आप फाइनाइट में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 212। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में जो बर्फ़ का गलनांक होता है आपका वो आपका होता है 273 केल्विन, क्योंकि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका बराबर होता है 273 केल्विन के। ठीक है, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे यहाँ पे तो ये भी बढ़ेगा एक यूनिट, इस प्रकार ये होता है। तो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो ये होता है आपका इस्पात में, यानी जो स्टील होता है उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यानी अभी ऊपर आपसे पूछा था, आपको ऑप्शन दिया था इस्पात में, निर्वात में, अब यहाँ पे आपको ठोस द्रव गैस के रूप में दिया हुआ है ऑप्शन। तो आपको बताना है। तो सर्वाधिक जो ध्वनि का वेग होता है ये आपका होता है ठोस में। ऊपर भी देखिए जो इस्पात था हमारे यानी स्टील वो ठोस होता है, और निर्वात जो हमारे वो निर्वात यानी उसमें कोई कुछ है ही नहीं, और जो हमारा जल है वो हमारा द्रव में आता है, द्रव में तो होता नहीं है। और ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने ये वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और बाकी आपको मैथ्स क्लासेस करनी है तो हमारे चैनल पे मैथ्स क्लास चल रही हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है।